इंडिया में क्या क्या हुआ, कैसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज किए अलग अलग लीडर्स ने मूवमेंट को प्रिसिपिटेट करने की या मूवमेंट को कंटिन्यू रखने की। ठीक है, तो कौन कौन था इस टाइम पे? एक तो बाल गंगाधर तिलक, ये 1914 में जेल से रिलीज होते हैं, 1908 में इनको जेल होती है और फिर ये 1914 में रिलीज होते हैं। और मॉडरेट से एनी बेसेंट भी इस टाइम तक काफी पॉपुलर लीडर बन गई थी। गांधी जी 1915 में इंडिया आ जाते हैं और कहीं ना कहीं स्टार्ट करते हैं अपनी मूवमेंट। और मिलिटेंट नेशनलिस्ट, ये लोग मतलब ये एजेंडा चला रहे हैं इंडिया को आज़ाद करवाने का इस टाइम पे। तो ये कुछ लोग हैं जो अपने अपने तरीके से चाहते हैं कि मूवमेंट को एक्टिव रखा जाए। कहीं ना कहीं ये जितना भी फैक्शन है ये सभी ये ब्रिटिश को वॉर में सपोर्ट करता है। रीजन सभी के अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉडरेट्स, इनको लगता है कि हमें ब्रिटिशर्स को परेशान नहीं करना चाहिए जब वो ऑलरेडी इतने परेशान है, तो हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक या फिर एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन, इनको लगता है कि अगर ब्रिटिशर्स को अभी हम सपोर्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में वॉर के बाद कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे जिससे सेल्फ गवर्नमेंट आ जाएगी या सेल्फ रूल या स्वराज आ जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे स्वराज की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। गांधी गांधी का भी एक मानना था कि ब्रिटिशर्स को अभी वॉर के टाइम पे हमें परेशान नहीं करना चाहिए और अभी वो कंडीशन नहीं आई है कि हम ब्रिटिशर्स को वायलेंटली रिमूव कर पाए। ठीक है, एंडी बेसेंट का भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे मानना था जो बाल गंगाधर तिलक का था। लेकिन मिलिटेंट नेशनलिस्ट अलग ही आइडियोलॉजी लेके चल रहे थे। ये ऑलरेडी दोनों से परेशान थे, आइदर फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट और फ्रॉम मॉडरेट्स। इनको लगता था कि ना ही मॉडरेट्स कुछ कर पाए ना ही एक्सट्रीमिस्ट ने हमें रास्ता तो दिखाया लेकिन वो लीडरशिप हमें प्रोवाइड नहीं कर पाए जिससे हमें सेल्फ रूल मिले या फिर आज़ादी मिले। तो इन्होंने अपना अलग से प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया। ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को इस टाइम हमारे पास मौका है, ऑलरेडी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा कम है इंडिया में, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था ब्रिटिशर्स की साइड से वर्ल्ड वॉर 1 में, और अभी हमारे पास मौका है। एक टाइम तो ऐसा था कि ब्रिटिशर्स के सोल्जर इंडिया में टोटल 15,000 बचे थे, तो इनको लग रहा था कि ये काफ़ी अच्छी सिचुएशन है जब हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो टाइप से मूवमेंट्स का, एक तो इंडिया में और एक फॉरेन में। ये हमने कल कवर किया था ये वाला पोर्शन। इंडिया में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, याद है कोई नाम? अनुशीलन समिति, बताया था कल। और कौन सी थी? युगंतार ग्रुप और मित्र मेला, ये उनकी थी, वीर सावरकर की। ठीक है, और पंजाब में भी चल रही थी। पंजाब में लीडर कौन थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। ये भगत सिंह के चाचा थे। ये पहले भी काफी एक्टिव रहे थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में तो नहीं थे, लेकिन इससे पहले इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसके थ्रू ये चैलेंज करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप हमसे टैक्स ज़्यादा ले रहे हो, हम टैक्स नहीं देंगे, आप हमें इरिगेशन टैक्स लगा रहे हो। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के पंजाब वाले पोर्शन में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैनाल स्कोप दी थी, तो टैक्स लगता था उन इरिगेशन पे कि आपको पानी अच्छे से मिल रहा है इरिगेशन, तो आपके पास अच्छी फसल हो रही है, तो आपको इसका भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उस पर इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किए जिसका नाम था कनाल कॉलोनी एजिटेशन 1907। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अंजुमन
यूएसए वाले पोर्शन में, ठीक है। और एक और था इसमें जिमरमैन प्लान, जिमरमैन प्लान। गदर पार्टी के फेल होने के बाद जब इन्होंने, हमने देखा था कुंगाता मारू के बाद इन्होंने इंडिया में रिवोल्ट करवाने का ट्राई करवाया कि हम जो आर्मी है उसी में रिबेलियन करवा देंगे। कुछ इनके सिंपैथाइजर्स थे आर्मी में, उन्होंने डेट अनाउंस कर दी कि 15 फरवरी 1915 को हम आर्मी में ही रिवोल्ट करवा देंगे, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैं वो ऑफिसर को मार देंगे और फिर हम आज़ादी ले लेंगे वैसे। लेकिन कॉन्स्पिरेसी इनकी कहीं ना कहीं पता चल जाती है ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स ये होने से पहले इनको रोक लेते हैं, इनके लीडर्स को डिटेन कर दिया जाता है, और जो इनके आदमी लोग बैठे रहते हैं आर्मी में उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। कुछ को हैंग कर दिया जाता है, कुछ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है, और कुछ को इंटर्न कर दिया जाता है या बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। होम रूल इसमें हुआ था। हाँ, होम रूल, होम रूल इसके बाद आया, वो बताता हूँ। तो ये बाल गंगाधर तिलक और रानी बेसेंट है ना, इनका रोल यही है होम रूल पे, ठीक है। तो इसके बाद ये यूएसए में इनके ऊपर काफ़ी उनको पता चल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये वहाँ से भागते हैं और यूरोप आ जाते हैं। यूरोप में जिमरमैन प्लान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो जर्मन्स होते हैं उनके साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी करना चाहते हैं कि हम जर्मनी से आर्म्स भेजेंगे, मतलब वेपन्स भेजेंगे, और कुछ लोग भेजेंगे जो इंडिया में जाके हमें आज़ाद करवाएंगे। लेकिन ये भी प्लान इनका फेल हो जाता है। इसके लिए बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बनाई जाती है अंडर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नाम नहीं याद आ रहा है, वो लग रहा है हॉटस्पॉट है, कोई इश्यू नहीं है। जब 2-3 बार रिवाइज करोगे, नोटबुक में लिख लोगे तो ये सारा हो जाएगा, इतना इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है इसका, ठीक है। और भी काफ़ी अलग अलग एरियाज में काफ़ी रेवोल्यूशनरीज एक्टिव थे पूरे यूरोप में। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 किस किस के बीच में लड़ी गई, कुछ पता? एलिड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स, ठीक है। तो इनमें थे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रशिया। और इनमें से सबसे मेन है जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का, ठीक है। ये कंट्रीज एलिड पावर थी, ये सेंट्रल पावर थी। मेन जो इशू है वो हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्योंकि अगर यहाँ पर डिस्कस करते रहे तो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा लेक्चर, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं अभी इसके मेंशन की। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो जर्मन के साथ मिलके जर्मन ने जो इंडिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर इकट्ठे किए होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर पता है ना क्या होते हैं? हाँ, नहीं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गए मतलब जो एक आर्मी के लोग दूसरे आर्मी ने पकड़ लिए। मान लो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही है, जैसे 1971 वॉर में हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी लोग पाकिस्तान आर्मी के इंडिया ने पकड़ लिए और फिर उनको बंदी बना दिया, वो हो गए प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये लोग गए जर्मनी के पास और इन्होंने कहा कि आप जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए आपने, उनको आप हमें सौंप दो, हम उनको ट्रेन करेंगे, आर्म्स देंगे और उनको भेज देंगे इंडिया में, और वहाँ पे आज़ादी की जंग लड़वाएंगे इनसे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही थे ये ब्रिटिश आर्मी के लोग, लेकिन जर्मनी ने पकड़ लिए थे इंडियंस। तो उन्होंने कहा इंडियन लीडर्स ने कि आप इनको हमें सौंप दो, हम इनको ट्रेन करके भेजेंगे इंडिया और फिर आर्म्स देंगे इनको और फिर इंडिया को आज़ाद करवा देंगे। तो ऐसा प्लान जो इन्होंने बनाया, जिमरमैन प्लान इसका नाम बना, लेकिन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। वैसे ही पेरिस में रेवोल्यूशनरी थी मैडम भिकाजी कामा, अजीत सिंह जो थे पहले इंडिया में हमने देखा, फिर
उसके बाद वो गदर मूवमेंट में भी थे, वहाँ से जब उनको भगा दिया गया वो यूएसए गए, और उसके बाद जब यूरोप आए तो मैडम भीकाजी कामा के साथ मिलकर उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को प्रमोट किया। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स थे। मिलिटेंट नेशनलिज्म के काफ़ी छोटे मोटे इवेंट भी इन्होंने किए। छोटे मोटे इवेंट से मतलब ये है कि कुछ असैसिनेशंस करवाई इंडिया में, या कुछ फॉरेन में भी असैसिनेशंस करवाई उन ऑफिशियल्स की जिन्होंने इंडिया में एट्रोसिटीज की थी लोगों पे। ठीक है, और दूसरी साइड देखिए तो इंडिया में क्या चल रहा है, इंडियन लीडर्स में क्या चल रहा है। बाल गंगाधर तिलक उस टाइम पे जेल से रिलीज हो गए हैं और ये चाहते हैं कि दोबारा नेशनल मूवमेंट में आए, लेकिन आएंगे कैसे? इनको ऑलरेडी एक्सपेल कर दिया गया था कांग्रेस से, सूरत स्प्लिट के बाद एक्सट्रीमिस्ट को बाहर कर दिया गया था। तो ये जाते हैं मॉडरेट्स के पास कि प्लीज़ मुझे एडमिट कर लो कांग्रेस में, मैं अभी वैसी डिमांड्स नहीं रखूँगा जैसे पहले रखता था, मैं बस आपके डिमांड्स के साथ ही आगे बढ़ूँगा। उनकी डिमांड्स क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स लेके आओ, ब्रिटिश सरकार को भगाना नहीं है, उन्हीं के अंडर हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, लेकिन दो काफ़ी मेन राइवल थे इनके। राइवल इन द सेंस जो इनकी आइडियोलॉजी से थोड़ा अलग था। एक तो गोखले और दादा भाई नेहरू जी, और दोनों की डेथ हो जाती है इन द मेन टाइम 1914-15 में, और इनकी एंट्री काफ़ी सिंपल हो जाती है और ये भी इंटर हो जाते हैं। और दूसरी साइड से एनी बिसेंट भी इंटर होती हैं, या इंटर पहले से होती है लेकिन एक्टिव होती है काफ़ी इस टाइम पे, और इनको लगता है कि अगर हमने अभी कोई मूवमेंट नहीं चलाई तो हमें भी कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, हमें कोई रिफॉर्म्स नहीं मिलेंगे, हमें ब्रिटिशर्स को बताना पड़ेगा कि हमें रिफॉर्म्स चाहिए, या अगर हम उन पर प्रेशर डालेंगे तो ही हमें रिफॉर्म मिल सकते हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स का एक और मेन रीजन था वुडरो विल्सन 14 पॉइंट्स। तो वुडरो विल्सन यूएस के प्रेसिडेंट थे, यूएस में भी डायरेक्टली तो नहीं लड़ा था लेकिन इनकी साइड से लड़ा था। ठीक है, तो वुडरो विल्सन यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए कि हम वॉर क्यों लड़ रहे हैं, या फिर वॉर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे। सबसे मेन पॉइंट इसका था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेंस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब सेल्फ रूल, कि जितनी भी कॉलोनीज हैं हमारे एम्पायर की, सबसे ज़्यादा कॉलोनीज किसकी थी? ब्रिटेन की, फिर फ्रांस की, और वॉर हुई इसलिए क्योंकि जर्मनी उस टाइम पे ग्रो कर रहा था और ब्रिटेन और फ्रांस इनको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहे थे, ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड इन्होंने कवर करके रखा हुआ था। और जब जर्मनी कुछ मांग रहा था या कुछ नए एरिया ऑक्युपाई करता था तो ये वहाँ पे ऑलरेडी आके परेशान करते थे। तो इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, वो पढ़ेंगे हम तब एक्चुअल में क्या क्या रीजन थे। तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है राइट ऑफ सेल्फ रूल। ठीक है, मतलब इंडियन टर्म्स में देखें तो स्वराज, जो ये डिमांड कर रहे हैं, है ना, तो इनको भी चाहिए स्वराज। वुडरो विल्सन भी कहता है मिलेगा स्वराज, तो इन्होंने डिसाइड किया कि, और होम रूल भी तो वही है, घर के लोग राज करेंगे। ठीक है, जो इंटरनल लोग हैं वही राज करेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हमें बना लिया होम रूल लीग और हम मूवमेंट चलाएंगे स्वराज के लिए। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि हम ब्रिटिशर्स को इस टाइम पे परेशान नहीं करेंगे, और अगर हमने परेशान किया तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परेशान है, या फिर वो ऑलरेडी उनके वॉर एफर्ट्स में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो हमें इनको अभी हमें ऐसी कोई मूवमेंट नहीं चलानी जिससे हम उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करें। लेकिन तिलक और एनी बेसेंट काफ़ी एडमेंट रहते हैं इस चीज़ पे, तो 1914 से 1915 तक बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं इस चीज़ की कि होम रूल को लीगलाइज कर दिया जाए। कांग्रेस मतलब कांग्रेस की उनको ज़रूरत क्या थी ये सब करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही ऑर्गेनाइज मूवमेंट चलती थी उस टाइम पे कांग्रेस की, बाकी जितनी भी पार्टीज थी काफ़ी छोटे लेवल पे थी, ना ही उनकी अच्छी स्टैंडिंग थी, और अगर वो कुछ अनाउंस करते भी थे तो पब्लिक में इतना इम्पैक्ट होता नहीं था। कुछ भी इम्पैक्टफुल करना उस टाइम पे तो कांग्रेस का विल होना बहुत ज़रूरी था। तो ये इसलिए चाहते थे कि कांग्रेस इसको सैंक्शन कर दे, अपने जो उनकी एनुअल सेशन होता है उसमें अनाउंस करेगी होम रूल कांग्रेस के थ्रू चलाई जा रही है। लेकिन 1914 में पॉसिबल नहीं होता। 1914 से 15 तक काफ़ी मूवमेंट चलाई जाती है इसके लिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस एडमिट नहीं होती। 1915 सेशन में कुछ चीज़ें वो मानते हैं कि हमें पब्लिक को एजुकेट करना है,
पब्लिक के एजुकेशन के लिए या पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए प्रोग्राम चलाना है, लेकिन होम रूल की फॉर्म में तो नहीं चलाना, ठीक है। और वो एडमिट करते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना है उनके वॉर एफर्ट में, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट को हम इंक्लूड कर लेंगे विद इन द कांग्रेस। अभी उन्होंने कहा कर लेंगे, अभी किया नहीं है, लेकिन होता क्या है, जब ये देखते हैं कि 1915 सेशन में कुछ कंक्रीट नहीं आया होम रूल के बारे में, तो ये लोग स्टार्ट करते हैं मूवमेंट, जिसका नाम रखते हैं होम रूल लीग। दोनों लीडर्स अपनी अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम वो लिख लेते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि फिर कंबाइन हो जाएगा सारा। लिखिए मिलिटेंट नेशनलिज्म। It's an ideology, militant nationalism. It's an ideology in which the enthusiastic and revolutionary Indians try to overthrow the British rule by violent or non-constitutional means. This ideology start emerging in 1890s, where we can saw Chepkar brothers murdered late Commissioner and Lieutenant IRS AYREST, Lieutenant IREST. Full stop. This movement has following characteristic features. First point, organization of secret societies. Example, अनुशीलन समिति, अनुशीलन अनुशीलन समिति, युगंतार, etc. Next point, learn how to make bombs. And use them to assassinate unpopular British officials. Third point, conduct political decades
conduct political dacoities to collect funds for militant activism. This ideology, next point लिखिए, पॉइंट में नहीं, अब ऐसे जनरल पैराग्राफ, ठीक है. दिस आइडियोलॉजी कैन बी सीन इन बंगाल, महाराष्ट्र and northern India, where different groups emerged under different leaders and also we can see the convergence of leaders of different regions. For example, Ras Bihari Bose and Sachin Sanyal propagated this ideology in region of Punjab. लिखिए अब ऑर्गेनाइजेशंस और कौन कौन उनके लीडर्स थे. सबसे पहले अनुशीलन समिति, जो बनी थी 1902 में. इसके लीडर थे प्रमोथा मित्तर, PROMOTHA, MITTER, प्रमोथा मित्तर. और थे जतेंद्र नाथ बैनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष. मुझे लगता है ये इसलिए नहीं आया होगा आज क्योंकि इसने आंसर नहीं लिखा होगा. नेक्स्ट लिखिए युगंतार, 1906 में बना था ये, YUGANTAAR, युगंतार 1906. इसमें लीडर थे बरिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता और अमरेंद्र चटर्जी. नेक्स्ट लिखिए मित्र मेला, 1899. हाँ ये पहले बनी थी. ये महाराष्ट्र वाले रीजन में बनी थी, ये बाकी जो हैं ये बंगाल वाले रीजन की हैं. ठीक है, तो इसके लीडर थे सावरकर. हाँ वीडी सावरकर, विनायक राव दामोदर राव सावरकर. हाँ हाँ इनका भी बहुत कुछ बन रहा है क्योंकि हमारी जो करंट रजीम है उनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी से मैच करती है. या फिर कहाँ गायब हो गए थे? हाँ हाँ फिर लिख लिया. अच्छा कोई बात नहीं, लिखे ना वो बहुत बड़ी बात है. हाँ दिखाओ. और वो तीसरा कहाँ है? वो भी चला गया.
हाँ मैं फिर आगे तक गया तो उधर से भूख लगी थी, कुछ खाते हैं, फिर अच्छा मैंने उधर से रहना बोला नहीं, मैं तो स्कूल के पास उतर गया था, फिर मैं इधर आ गया। आपने और मैं सही बता आप पूरा ऐसे ऐसे तो नहीं बना सकते। कौन बना? नहीं वो नहीं दिखाना है। हिस्ट्री में मुझे पड़ी नहीं। सर इसमें मैंने कल मैंने वो भी डाला था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, क्या? ऑल इंडिया लीग बना था ना जो, ऑल मुस्लिम लीग वाला, हाँ वो पॉइंट भी डाल रहा था मैं। कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसमें बस पूछा मिंटो के बारे में, हाँ ठीक है, तो मिंटो के ही पॉइंट डाले, मिंटो ने क्या क्या किया, ठीक है, बाकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। या फिर क्रिटिकली एग्जामिन पूछा होता तो फिर आपको क्लियर करना था कि बस मिनटों का काम नहीं था, कुछ और चीज़ें पहले से हो रही थी जिसकी वजह से मतलब अब पर्सनली वो मिनटों के बारे में तो पूछेंगे नहीं, वो नहीं पूछेंगे। है ना? हाँ मतलब वो ऐसे नहीं तो पूछेंगे, ऑलराउंड ही पूछेंगे फिर। ज़रूरी नहीं है क्या पूछेंगे, मैं ये बता रहा हूँ कि जो वो पूछेंगे तुम्हें उसी का आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कॉम्युनलिज्म के बारे में कुछ भी पता और तुम उसको चेपने का ट्राई करोगे, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तुम्हें पता है कि हाँ आज के टाइम पे क्या, अब तुम डाल दोगे हिस्ट्री में कि हाँ आज के टाइम पे भी ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है ना आंसर में। आंसर में उन्होंने जो पूछा उनको उसका आंसर चाहिए, तुम्हें क्या पता उनको वो नहीं चाहिए, ठीक है। पॉइंट तो ठीक है, बस थोड़ा अरेंज करना है और थोड़ा इंट्रोडक्शन में स्टार्ट थोड़ा काम करो। नहीं सर एक डाउट था मेरे को, जैसे अभी जो अभी के एनसीईआरटीज आई है ना वो हम्म। नहीं चेंज, हाँ। जो अभी के एनसीईआरटीज है वो हम्म। चेंज है, उनमें कुछ चैप्टर नहीं है, हम्म। चैप्टर डिलीटेड है, तो हम्म। ओल्ड, तो हमें कौन सी ओल्ड ही पढ़नी चाहिए या न्यू पढ़नी चाहिए? ओल्ड पढ़ दो। ओल्ड, तो न्यू वाली, हम्म। अब मैंने न्यू वाली है। तो न्यू पढ़ लो भाई, इसमें कौन सा कोई वैसा रूल नहीं है कि ओल्ड ही पढ़नी है। मटेरियल तो ऑलमोस्ट सेम ही होने वाला है ना, चीज़ें हाँ तो कुछ सेम ही होंगी। चैप्टर्स डिलीटेड है। होने दे डिलीट, जो डिलीटेड है वो नहीं आएंगे। और कहीं ना कहीं तो पढ़ लोगे तुम वो चीज़, ऐसा नहीं है कि बस एनसीईआरटी में ही होगा। स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, कवर हो जाता है, बस ये है कि एक पेज टिक रहो। ऐसा नहीं है कि नई में बहुत कुछ ज़्यादा ख़राब है या पुरानी कुछ वो ऊपर से खुदा ने भेजी थी वही पढ़ के क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मर्ज़ी पढ़ो लेकिन एक सोर्स पे स्टिक रहो, ठीक है। नई भी पढ़ सकते हो, पुरानी भी पढ़ सकते हो। पुरानी पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर सेटर्स अभी भी उन्होंने भी वही उसी के अकॉर्डिंग बनाई हो, वो पढ़े होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब नई के साथ उनको एक्लिमेटाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सरकार की आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, जो वहाँ पे बैठे हैं वो तो वही लोग हैं जो 40 साल से पेपर बना रहे हैं, है ना। नए लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं कि नई कुछ भी आएगा हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी की आइडियोलॉजी है वैसी पुरानी, तो कहीं ना कहीं पेपर सेटिंग पुराने तरीके से ही होती है। अभी भी मोस्टली अगर हम देखें 10 साल हो गए हमारी नई रजीम को, लेकिन हमारा पेपर पैटर्न वही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। बस कांग्रेस का पोर्शन नहीं आ रहा, कांग्रेस का पोर्शन नहीं आ रहा तो हमें कम इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, लेकिन कम इंपॉर्टेंस देनी है, बाकी सब तो वही है ना। इतनी इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होने वाला है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता, ठीक है। कि गवर्नमेंट चेंज होगी और एकदम से कांग्रेस का सारा सारा पोर्शन ही कांग्रेस का आने लगा, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी एक दो क्वेश्चन आ जाए। आपके न्यूज़पेपर में आया ना कि कर रहे हैं भारत इंडिया, हाँ इंडिया का नाम चेंज अभी तो करेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया ना, अभी तो कुछ ऐसी ऐसा बचा ही नहीं है। आज आया था कुछ न्यूज़ में कि वो हाँ चेंज करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की कुछ पार्टीज हैं जो मिलके एक पार्टी बना रही है। वो एक्चुअल क्या कर रहे हैं, अपोजिशन वाले लड़ रहे हैं, सारा इकट्ठा हो रहे हैं कि अब तुम्हें हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिक्स भी पढ़ानी पड़ती है।
लास्ट 2019 इलेक्शन में था यूपीए वर्सेस एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी लीड करती है और कुछ इनके साथ छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं जो इनका ग्रुप है, ठीक है। यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस लीड करती है और इनके साथ बाकी अपोजिशन की पार्टीज़ होती हैं, कुछ होती थी कुछ नहीं होती थी, कुछ इनके साथ होती थी। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है इंडिया, INDIA, ठीक है। अब इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ इंक्लूड कर ली हैं अपोजिशन की, ठीक है। और इनका ग्रुप अभी भी एनडीए ही है। तो लास्ट इलेक्शन में इनके कुछ मान लो 350 सीट्स होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब प्रॉपर नंबर मुझे याद नहीं है, 350 होंगी। टोटल कितनी है, 545, है ना। तो कितनी बच गई, 345 इनकी मान लो और 200 इनकी मान लो, है ना, हो गया 545। तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा कम है। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, हाँ, क्या 2/3 क्यों चाहिए सरकार बनाने के लिए? बीजेपी से ज़्यादा नहीं चाहिए, हाफ से ज़्यादा चाहिए। पार्लियामेंट में सरकार उसकी बनेगी जिसके पास ज़्यादा सीट्स होंगी, है ना, ठीक है। और ज़्यादा सीट कितनी है, 545 है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना हो गया, 273 के आसपास, ठीक है। जितना भी है, हमें नंबर से कुछ मतलब नहीं है। तो इनको लग रहा है कि अभी बीजेपी स्ट्रांग हुई है या फिर वीक हुई है, लेकिन हम इनको हरा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने जितनी भी अपोजिशन की पार्टी थी, इन्होंने सब ने मिलके अलायंस बना लिया। बीजेपी को डर है कि हम हार जाएंगे अगर ये सारे मिल गए, तो इन्होंने अलायंस का नाम रखा इंडिया। तो अभी काफ़ी ये र्यूमर्स चल रहे हैं कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर देंगे, ताकि इनको जो एडेड बेनिफिट मिला है नाम से वो नहीं मिले, ठीक है। इतना सा इशू है। और पिछली बार कांग्रेस की कितनी सीटें थी, कुछ 55 सीटें थी। एक मेन पार्टी जो कभी कभी ऑलमोस्ट 400 के आसपास भी सीटें लाई हुई हैं जिसने, या फिर 400 तो मे भी नहीं लाई होंगी, 350 तो लाई ही लाई है ना, जितना मुझे कंफर्म है, 350 400 लाई हैं। और अभी वो 40-55 पे पहुंच गई है, वो अपोजिशन का लीडर तक नहीं दे पा रही। तो उनको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम अकेले तो बीजेपी को नहीं हरा सकते, अगर हमें हराना है तो बाकी लोगों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तो उसी का डर है इनको भी कि ये सभी मिल गए तो हम हार सकते हैं अगले इलेक्शन में, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम जीत जाएं। और इसी के बीच में आ जाता है स्पेशल सेशन का अनाउंसमेंट। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि स्पेशल सेशन होगा, और फिर सभी को लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि 2-4 ऐसे इवेंट हुए जहाँ पे ये दर्शाया गया, जैसे G20 की मीटिंग जहाँ पे उन्होंने सीधा इंडिया नहीं लिखा, भारत लिखा, और G20 के लीडर्स को इनवाइट किया डिनर के लिए, जहाँ पे भी भारत लिखा। तो फाइनली डिमांड आई अपोजिशन की तरफ से कि अब सेशन तो बुला रहे हो, लेकिन सेशन में करोगे क्या वो भी हमें बताओ, ठीक है। तो फाइनली कल उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो साइमल्टेनियस इलेक्शन, उस पर भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने 2-3 एजेंडा बताए कि एक तो 75 ईयर्स में हमारी पार्लियामेंट में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या हमने प्रोग्रेस की है, हमें उस पर एक रेजोल्यूशन लेके आना है और हेल करना है। इनडायरेक्टली क्या होगा कि नई पार्लियामेंट बन गई है, अब हम शिफ्ट करेंगे नई पार्लियामेंट में। पता है ना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से काफ़ी चर्चा में था। मोदी जी चाहते थे नई पार्लियामेंट बनाना, ठीक है। तो नई पार्लियामेंट बन गई है, अब उस पर एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे कि हमारी पार्लियामेंट में क्या क्या काम हुआ, ठीक है। और भी 1-2 कुछ चीज़ें हैं, जैसे बिल लेके आना, एडवोकेट्स बिल, और भी 1-2 बिल है, रजिस्ट्रेशन बिल टाइप, ठीक है। हाँ, जो मैंने पढ़ा उस पर ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने 2-3 बिल का नाम लिया, एक तो यही रेजोल्यूशन लेके आनी है। अब जब, हाँ, अच्छा, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में डिस्कस होगा। हाँ, लाने की बात तो सदियों से चल रही है, 2008 में बिल आया भी था वो। हाँ, अभी अभी क्या इशू है कि जब आपको क्लियर नहीं होता ना क्या होने वाला है, तो आप जितनी जितनी पॉसिबिलिटी है सारी बोलते हो कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो सभी एक तो कह रहे हैं कि बिल आएगा कि इंडिया का नाम चेंज होगा, दूसरा साइमल्टेनियस इलेक्शन, और क्या बोल रहे हो, वुमेन रिजर्वेशन,
तो क्या व्यूज़ आपके वुमेन रिजर्वेशन पे लोकसभा में, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ, क्यों होनी चाहिए? मतलब लोक पंचायत में तो उनको मिलती हैं 13%। हाँ, तो साथ में वो मतलब वो जो एडमिनिस्ट्रेट वो अच्छा करती हैं। ऐसा कहाँ पे, मतलब कौन सी रिपोर्ट में कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं करती हैं? रिपोर्ट नहीं, अब जैसे पंचायत की डायनेमिक्स में देख लो है ना, तो हाँ, उसमें वो अच्छा ही मतलब पार कर रही हैं। हाँ, तो अगर उनको और ऊपर अपॉर्चुनिटी दें तो वो भी अच्छा करेंगी। हाँ, ठीक है। नेगेटिव इसके कुछ? इसके नेगेटिव ये है कि फिर उनके ऑपोजिशन में ज़्यादा, अब उनको सिर्फ 33 मिल रही है। हाँ, तो 77 तो फिर वो होंगी ना, वो उनके कौन? अपोजिट खड़ी होंगी, तो उनको ऊपर ऊपर मतलब प्रमोट नहीं होने देंगे। मैं समझा नहीं तुम्हारा पॉइंट। मतलब जैसे अब 33% अगर गर्ल्स आ रही है ना, हाँ, 77 बॉयज हैं, तो हाँ, वो ये थोड़ी ना चाहेंगे कि गर्ल्स ऊपर हो जाए, मतलब अच्छा वो अच्छा काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हाँ, हैं, वो तो उनको दबाने की कोशिश करेंगे ना। अच्छा, हाँ, कह सकते हैं इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले वुमेन का जो है, अगर पंचायत में उनके पास रिजर्वेशन है, और इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमारी 50% पॉपुलेशन वुमेन है, और उनकी पार्लियामेंट में कितनी सीट्स वो लेती हैं? 548 से कितनी आई हैं उनके अभी तक? 78 है उनकी मैक्सिमम शायद लास्ट इलेक्शन में, ठीक है। तो 545 से 78 कितना परसेंट हो गया? ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास होगा, ठीक है। तो 50% पॉपुलेशन अगर कहीं ना कहीं 15% या 16% रिप्रेजेंट हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं गलत तो है। अगर हमें चाहते हैं कि हम वुमेंस के लिए कुछ अच्छा करें, तो कम से कम रिप्रेजेंटेशन भी तो देनी पड़ेगी उनको, है ना। कांग्रेस के टाइम पे भी, जब ये नेशनल मूवमेंट के टाइम पे भी काफ़ी डिमांड थी। सरला देवी चौधरानी ने एक टाइम पे कह दिया था कि कांग्रेस ओनली वांट्स वुमेन टू बी ब्रेकर ऑफ लॉज, नॉट मेकर ऑफ लॉज। कि कांग्रेस करती क्या है, वुमेन्स को आती है कि आओ रोड पे आओ लड़ो, लेकिन लीडरशिप कभी नहीं देती, ठीक है। 50 सेशन हुए कांग्रेस के, और उसमें से मतलब उस टाइम पे कुछ 50 के आसपास के सेशन होंगे, और जिनमें से बस 2 में वुमेन ने लीड किया है ना। उस टाइम पे तो वो भी बहुत बड़ी बात है, जब वुमेन्स को वोटिंग राइट भी नहीं थे काफ़ी कंट्रीज़ में, और 2 में फिर भी वुमेन लीड कर रही हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी हम देखें तो वुमेन्स के पास कहीं पे बहुत कम लीडिंग पोजीशंस हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट का स्पीकर कितनी बार वुमेन बना है, अगर देखें हम, तो प्रेसिडेंट कितनी बार वुमेन बनी है। अभी तो फिर भी ट्रेंड शुरू हो गया है रिसेंटली 2000 के बाद। अभी पहले वो मीरा कुमार थी शायद ना, प्रतिभा देवी पाटिल थी, है ना। हाँ, तो उसके बाद फिर ये अभी द्रौपदी मुर्मू भी हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी अगर हमें वुमेन्स के इशू पे बात करनी है, तो कहीं ना कहीं वुमेन के थ्रू ही करनी पड़ेगी, है ना। हम कौन होते हैं उनके लिए डिसाइड करने वाले? हम अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता सकते हैं। अगर हमें नए पर्सपेक्टिव चाहिए, तो वुमेन्स को रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। लेकिन गलत क्या है? मान लो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वुमेन की सीट रिजर्व हो गई, है ना। आप तो लड़ ही नहीं पाओगे ज़िंदगी भर, आप कहाँ जाओगे फिर? आपस में कंपटीशन है। कंपटीशन 2 वुमेन में रहेगा, वहाँ के मेल मेंबर्स क्या करेंगे? वो कहाँ जाके लड़ेंगे? मान लो आपकी इच्छा है कि मैं भी लड़ूं, और फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ही रिजर्व हो जाए, तो फिर आप तो लड़ ही नहीं पाओगे, खाली वुमेन ही लड़ सकते हैं। तो आपका राइट हार्म हुआ ना इससे। लेकिन ये कोई इतना वैलिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। और क्या इशू है इसमें? इशू वही है कि हाँ, जहाँ से पहले लीडर लड़ रहा था, वो उसकी बीवी लड़ेगी। आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हाँ, RSS पठानिया, फिर उसकी वाइफ लड़ी। सेम वॉज द केस विद हर्षदेव सिंह, है ना, उनकी वाइफ भी लड़ी थी। या और भी केस देखें तो चौधरी लाल सिंह, उनकी वाइफ भी लड़ी थी शायद। जो भी है, जीती है नहीं जीती है, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं देख, ट्रेंड क्या है कि अगर आप नहीं लड़ सकते तो आपकी बीवी लड़ लेगी, या आपकी बहन लड़ लेगी, या आपकी माँ लड़ लेगी। मतलब कहीं ना कहीं पावर वहीं पे रही। तो वुमेन को रिजर्वेशन देने का मतलब क्या है? कि बस एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली को रिजर्वेशन मिल रही है? वैसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ मतलब जनरली तो होती है, जैसे अगर मेल है तो उसकी तो है अपने आपस में हाँ, पावर शिफ्ट ही करनी है सिर्फ। हाँ, ना वही तो। वुमेन और पावर बाकी। पंचायत में क्या होता है? पंचायत में अगर सरपंच फीमेल है, तो मेनली काम कौन करता है? उसका पति करता है। पंचायत वेब सीरीज देखी होगी ना? देखी किसने पंचायत वेब सीरीज? नहीं देखी? देखना, अच्छी है काफ़ी, टाइम मिलेगा कभी तो, ठीक है। तो उसमें यही है कि सरपंच होती वो है वाइफ,
लेकिन सभी प्रधान उसके हस्बैंड को ही बोलते हैं, कोई भी काम हो वो उसको बोलता है तू बैठ कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। तो इनडायरेक्टली वुमेन के नाम पे मेल्स रूल कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन का वैसे बेनिफिट क्या रह गया? लीडरशिप एमएलए होना और प्रेसिडेंट होना काफ़ी अलग है, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ सिचुएशंस में पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसा ही होगा, लेकिन 70-80% केस में ऐसा ही होता है। और प्रेसिडेंट के केस में तो करना ही क्या है तुम्हें, प्रेसिडेंट के केस में तो बस स्टैंप लगानी है, बस इतना ही काम है, हैं? चलती प्राइम मिनिस्टर की है ना। प्रेसिडेंट अगर प्रोएक्टिव हो तो बोलेगा नहीं लगाऊंगा, क्या कर लोगे, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं लगाते थे। पैप्सू बिल आया, उन्होंने नहीं लगाई, ठीक है। पावर तो है प्रेसिडेंट के पास, बस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे वो भी 1971 के बाद उन्होंने चेंज कर दिया है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे स्टैंप लगानी ही है, कि मतलब आपको पास करना ही करना है। बाकी कोई भी बिल आएगा आप नहीं करोगे पास, पॉकेट वीटो है ना। हाँ, मतलब पॉकेट वीटो में ये है कि कुछ भी नहीं करना, बात ही नहीं करनी उसके बारे में, पड़े रहने दो, पड़ा है तो, है ना। अगर विड्रॉ करोगे बिल तो मे भी कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन देनी पड़े, पास करोगे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म करेगा ऑपोजिशन की हाँ प्रेसिडेंट को पास नहीं करना चाहिए। आपने पॉकेट वीटो है आपके पास, पड़े रहेगा वैसे ही, है ना। ये था हमारा इंडिया वर्सेस एनडीए, है ना, जो हम काफ़ी साइड में निकल आए अपने टॉपिक से। लिखिए नेक्स्ट, अंजुमन मोहसिबन वतन, ANJUMAN, अंजुमन, अंजुमन आई वो स्लैश डाल के, अंजुमन मोहसिबन लाइट नहीं है क्या, कहाँ से होता है ऑन ये? अच्छा, भाई अजीत सिंह, ये 1907 में, और इनका जर्नल था भारत माता, JUR एनुअल जर्नल, मतलब न्यूज़पेपर टाइप जो मंथली निकलेगा। नेक्स्ट लिखिए गदर पार्टी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया, ये हेडिंग दीजिए, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले गदर पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड by लाला हरदयाल कामा उबैदुल्ला सिंधी उबैदुल्ला OBAID उबैद उल्ला लाला हरदयाल उबैदुल्ला सिंधी एंड बरकतुल्ला उबैद उल्ला OBAID उबैद ULLAH उबैद उल्ला सिंधी SINDHI एंड बरकतुल्ला BARKAT ULLAH in 1913 in San Francisco. They also published San Francisco, कहाँ पे है ये सैन फ्रांसिस्को, US में। They also published their newspaper by the name Gadar
through which they try to culminate the feeling of nationalism in Indian settlers in US and Canada. अभी मैं खुद फ्रेम कर रहा हूँ, मुझे भूल जाता है कि क्या सेंटेंस है, वहाँ से पूछ लो। क्या लिखा था हमने? They try to culminate the feeling of nationalism in India sectors in इंडियन सेक्शंस, sections. इंडियन सेक्शन, इंडियन सेटलर जो इंडियंस वहाँ पे सेटल हुए थे, इंडियन सेटलर्स इन US एंड कैनेडा. They also aim to procure arms मतलब weapons, also aims to procure arms, 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 and bring about a simultaneous revolt in all British colonies. Bring about a simultaneous revolt in all British colonies. नेक्स्ट लिखिए जिमरमैन प्लान, ZIMMERMAN, जिमरमैन प्लान. इसमें लिखिए इट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी of revolutionary Indians and German government to hurt the British Empire by precipitating या by starting simultaneous revolts in all British colonies. Differently in all British colonies. For this purpose, full stop के बाद, for this purpose Berlin Committee for Indian Independence was formed. Berlin Committee, BERLIN, बर्लिन. कहाँ पे है बर्लिन? हाँ, यूपी में तो नहीं है. किसी कंट्री की कैपिटल है बर्लिन? बर्लिन नहीं है कैपिटल, सॉरी. जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन ही तो है. हाँ, अभी जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूरा एक इवेंट है इस पे. बर्लिन वॉल लगा दी थी USSR ने. बर्लिन को डिवाइड कर दिया था 2 पार्ट में. बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट है, पढ़ेंगे तब उसके बारे में. देख 11 तो पढ़नी 6 की तूने पढ़नी तो तेरी मर्जी है. हाँ हाँ, तो 11th ही पढ़ भाई, क्यों टाइम वेस्ट करा 6 पे. हाँ, तेरे पास बहुत टाइम है, तू वेस्ट करना. 2 साल है तेरे पास, तूने अभी थोड़ा देना इस साल. तो पूरा प्लानिंग से जा, पढ़ ले 6 की भी.
हाँ, तेरे को शॉर्टकट मारने की ज़रूरत क्या है, पहले ये बता। तूने इस साल देना हो तो तू कहे कि हाँ ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ। इस साल में सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मैं टेस्ट पेपर से ही स्टार्ट करूंगा ना, फिर 1 साल में सिलेबस ऐसे भी हो जाएगा, तू जितना भी डिले कर, जितना मर्जी पढ़, 1 साल में हो जाता है सब। ठीक है, बहुत होता है 1 साल। मतलब मैं इसी साल तो पढ़ना है, हाँ कोई चीज़ छूटे नहीं, हाँ, मतलब मैं नहीं जब जब कोई चीज़ छूटे नहीं तो फिर पढ़ ले 6 की भी, फिर बाद में कहेगा नहीं वो छूट मैं गई। ऐसे मतलब अभी मैं किसी उसकी पोस्ट के लिए लग रही हूँ, अगर हाँ आपने सिलेबस पे फोकस करा तो मुझे साथ हाँ, तो अभी अभी सारी एनसीईआरटी पढ़, इवन साइंस टेक की भी पढ़ लेना। ज्योग्राफी के लिए हाँ, ज्योग्राफी तो है ही। वो तो फिर बात हो जाएगी थोड़ी है स्टार्ट। वो। हाँ, मतलब ज्योग्राफी का तो है कि ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मस्ट है। मतलब बाकी चीज़ों के लिए आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन उसकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। सारे क्वेश्चन स्टार्ट थे। सारे नहीं आते, सारे का कंसेप्ट ही नहीं है, उन्होंने कोई मेंशन थोड़ी किया है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे हम वहीं से डालेंगे। बस ये है कि मैक्सिमम नॉलेज वहाँ से आप निकाल के आंसर निकाल सकते हो। फिर बाकी तो आप वहाँ पे उस टाइम पे कैसा परफॉर्म करते हो, आपको वो चीज़ें याद रहती हैं या नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं है कि कई बार पूछते हैं डायरेक्ट, मैं नहीं कह रहा कि डायरेक्ट नहीं पूछते, लेकिन कई बार ऐसा पूछते हैं जो डिराइव्ड नॉलेज होती है कि आप वो एनसीईआरटी में कोई एक छोटा सा पॉइंट होगा, अगर आपके माइंड में वो रह गया, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है जो आपको डिराइव करके आंसर निकालना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उन्होंने कहा है कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चंस कम होते हैं लेकिन रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। हाँ, मतलब टॉपिक कहीं ना, जैसे मुगल्स आ गया तो मुगल्स के आसपास ही क्वेश्चन घूमेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ मैं मुगल्स कहा तो मुगल बहुत वास्ट टॉपिक है। मुगल्स फिर खाली उनके रूलर्स देखें, फिर उनकी पॉलिसीज़ देखें, उस टाइम पे पीजेंट्स का देखें, ट्राइबल्स का देखें, अर्बन देखें, रूरल देखें, फॉरनर्स देखें, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ मुगल्स पे क्वेश्चन आता है तो, लेकिन फिर भी काफ़ी टॉपिक होते हैं उसमें पढ़ने। मोंगल्स पे क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले, मोंगल्स। हाँ, मोंगल इन्वेजन्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। वही है ना, ये जो हुआ है था, इन्होंने रोक दिया था मोगल्स वाला। बहुत बार, 1-2 बार रोका भी, 2-4 बार नहीं भी रोका, मतलब बहुत इन्वेजन्स हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार रोका है या हर बार वो लूट के गए हैं। तैमूर शाह के बारे में सुना होगा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो शायद, मेडिवल की है ना। अभी मैं 60 पढ़ रहा हूँ, हाँ आज तक हाँ, आज तक हो गई। अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, अभी ऐसा नहीं है सब खत्म हो गया है। पीछे कैसे हाँ उसमें पढ़ा हुआ है क्या? पेंसिल आते हैं, वो हाँ, पढ़ा हुआ है। बहुत कुछ है अभी भी, ये सब एनसीईआरटी बस क्या है, स्टार्ट है, एनसीईआरटी ख़त्म नहीं है। एनसीईआरटी अभी, एनसीईआरटी का मतलब है कि हाँ अब आप क्लास में बैठने लायक हो गए हो। अब एनसीईआरटी के बाद आपको एटलीस्ट पता चलने लगेगा क्लास में क्या हो रहा है कम से कम। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ ली और यूपीएससी हो गया, वैसे नहीं होता है खाली एनसीईआरटी से। लेकिन हाँ एनसीईआरटी से कम आपका ग्राउंड बन जाता है बाकी चीज़ों के लिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकलते हैं, मैं नहीं कह रहा नहीं निकलते, काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं अगर आपने रट ली एनसीईआरटी। लेकिन कितना मुश्किल है रटना, एक बार पढ़ोगे मेडिवल वाली तो फिर पता चलेगा कि कितनी चीज़ें रटी जाती हैं, कितनी नहीं रटी जाती। ठीक है, कहाँ पे थे हम? बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज फॉर्म्ड, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस अंडर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, CHATTOPADHYAY। कहाँ? भूपेंद्रनाथ दत्ता, CHATTOPADHYAY, भूपेंद्रनाथ दत्ता एंड लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, दे ट्राई टू सेंड volunteers and arms to India to incite rebellion. They tried to send volunteers and arms to India to incite rebellion among Indian troops, to incite rebellion
among Indian troops and to liberate Indian troops and to liberate the country. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होम रूल लीग। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से छूट जाते हैं और नेशनल मूवमेंट में दोबारा आने का ट्राई करते हैं और कुछ रेजिस्टेंस होती है कुछ लीडर्स के थ्रू उनको, जो उनको आने नहीं देते, लेकिन फाइनली 1915 में डिसाइड कर लिया जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट को सभी को ही एंट्री मिल जाएगी कांग्रेस में। लेकिन एक तरफ से उनकी दूसरी भी डिमांड रहती है एनी बेसेंट की और बाल गंगाधर तिलक की कि हमें होम रूल लीग स्टार्ट करनी है। और वो होम रूल लीग क्या है? होम रूल का मतलब क्या सीधा अपना रूल, सेल्फ रूल, ठीक है ना, स्वराज। तो एक्चुअल में इशू क्या था उस टाइम पे, आयरलैंड में भी ऐसी ही मूवमेंट चलती थी। आयरलैंड मैंने आपको पहले बताया कि वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में था, ठीक है, उनको भी आज़ादी 1920 में ही मिली है, 1920 के आसपास। तो उन्होंने भी होम रूल्स टाइप की लीग्स बनाई थी और जो एनी बेसेंट थी ये आयरिश थी, तो इनको लगा ऐसी लीग यहाँ पे बना के भी हम कुछ सक्सेसफुल अचीव कर पाएंगे। तो होम रूल लीग के 2-3 मेन एजेंडा थे। एक तो हमें पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को कि होम रूल के लिए लोगों में एक वो फीलिंग जगानी है कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। जब 4 लीडर ऊपर से डिमांड करेंगे तो कुछ नहीं होता, होगा तभी जब पब्लिक डिमांड करेगी, है ना। 4 लीडर अगर डिमांड करेंगे तो उनको उठा कर डाल देंगे जेल में, उनको बैक करने के लिए कोई तो चाहिए, है ना। जब मेरी डिमांड ही नहीं है मैं क्यों जाऊँगा तुम्हारे लिए लड़ने। अगर सेम चीज़ मैं भी चाहता हूँ तो मैं भी कहूँगा कि नहीं वो सही कह रहे थे, कम से कम उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी। तो उसके लिए वो चाहते थे कि लोगों में एक होम रूल के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग जगाई जाए कि अगर होम रूल होगा या सेल्फ रूल होगा या स्वराज होगा तो लोगों के लिए अच्छा है। अपने लोग अपने लोगों के लिए अच्छा ही चाहेंगे, बुरा नहीं चाह सकते। एजुकेशन में स्पेंड करेंगे, रोड्स में स्पेंड करेंगे, हेल्थ में स्पेंड करेंगे, पब्लिक वर्क्स में स्पेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया की कंडीशन अच्छी होगी। और दूसरी तरफ वो ये बता रहे थे कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमें लूट रहे हैं, अलग अलग तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं होने दे रहे। और सबसे मेन इशू और भी थे, वॉर ऑलरेडी चल रही थी। वॉर के टाइम पे क्या होता है, प्राइस काफ़ी बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ेंगे और अगर किसी कंट्री को वॉर लड़नी है तो उसको चाहिए पैसा। पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स से। टैक्स पे कौन करेगा उस टाइम पे? पीजेंट्स, है ना। बाकी चीज़ें तो बहुत कम टैक्स पे करती थी, मेनली पीजेंट्स ही टैक्स पे करते थे। तो इंडस्ट्रीज़ ने तो काफ़ी कमा लिया उस टाइम पे। इंडस्ट्रीज़ ने कैसे कमाया? क्योंकि बाकी पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रही है, उनकी इंडस्ट्री सारी ठप है, वो हमें वहाँ से चीज़ें यहाँ पे बेच नहीं सकते। तो जो डिमांड है वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ ही पूरी करेंगी। और ऑब्वियस है कि अगर वहाँ पे वॉर चल रही है, उनकी इंडस्ट्रीज़ वैसे ठप पड़ी हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो इंडस्ट्रीज़ तो कमा रही हैं लेकिन वर्कर्स को भी कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिल रहा और पीजेंट्स पे भी ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं। तो इन्होंने उसी फैक्शन को पकड़ा और कहीं ना कहीं उनमें फीलिंग जगाने का ट्राई किया कि हमें सेल्फ रूल के लिए डिमांड करना चाहिए। काफ़ी मीटिंग्स अरेंज की गई अलग अलग एरिया में, पहले ही एरियाज डिमार्केट कर लिए गए। जैसे तिलक ने अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया और एरिया था इनका महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बिरार, ठीक है। तो ये एरिया गंगाधर तिलक के अंडर थे जहाँ पे इनकी मूवमेंट चल रही थी। महाराष्ट्र तो था लेकिन मुंबई नहीं था इसमें, मुंबई सिटी जो थी वो एनी बेसेंट की लीग के अंडर थी। तो इनकी 6 मेन ब्रांचें थी और एनी बेसेंट की कुछ 200 ब्रांचेस थी। कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछने वाले। प्रीलिम्स में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर पूछने लगे तो मुझे लगता है कि फिर बहुत ख़राब दिन आ गए हैं, ठीक है। तो 200 ब्रांचेज इनकी थी और 6 ब्रांचेज उनकी थी और इनको काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, काफ़ी मॉडरेट्स ने भी ज्वाइन किया एनी बेसेंट को।
जो चाहते नहीं थे कि डायरेक्ट ब्रिटिशर्स को परेशान किया जाए, मॉडरेट्स के काफ़ी लीडर्स ने एनी बेसेंट को ज्वाइन किया और बाकी पूरे एरिया में इनकी मूवमेंट चली। लेकिन ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इससे भी खफा थे कि आप एक तो ऑलरेडी वॉर चल रही है और ऊपर से आपने ड्रामा लगाया हुआ है। ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया एनी बेसेंट को, डाल दिया जेल में, और उसी टाइम पे गंगाधर तिलक को भी आ गया कोई केस, उनको जाना पड़ा इंग्लैंड, लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए कोई था नहीं, और फाइनली मूवमेंट फ्यूज़ हो जाती है, कुछ कंक्रीट बहुत ज़्यादा नहीं अचीव कर पाती। लेकिन जो अचीव करती है वो क्या था? सबसे पहले मास की एंट्री। अभी मास जागरूक हो चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं कि हमें अपनी डिमांड्स के लिए खुद ही उठना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले एक स्मॉल लेवल पे ये चीज़ ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्वदेशी बाइकॉट में। उस टाइम पे मूवमेंट खाली बंगाल तक लिमिटेड थी, ठीक है, और उसमें भी मेनली अर्बन सेक्शन ही ज़्यादा वोकल था। अर्बन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चली थी, लेकिन रूरल एरियाज़ में ये चीज़ें बहुत कम थी। लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने डायरेक्ट पीजेंट कम्युनिटी को पकड़ लिया है। और पीजेंट रहते कहाँ पे हैं? गांव में। ज़मीनें खेत कहाँ पे होते हैं? गांव में, है ना। और वर्कर्स कहाँ के आते हैं? गांव। इंडस्ट्री में काम करने के लोग भी गांव से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिटी वाले लेबर प्रोवाइड करेंगे, सिटी वाले होते हैं मेनली एजुकेटेड, है ना। उस टाइम पे आज तो चलो एजुकेशन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गई है, रूरल एरिया में भी ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है एजुकेटेड है। लेकिन उस टाइम पे मेनली एजुकेटेड लोग सिटीज़ में थे और वो अच्छी पोजीशन पे काम करते थे। अच्छी नहीं भी तो मेनली क्लैरिकल जॉब्स तो थी उनके पास, ठीक है। लेबर जॉब्स का पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं था उनका। तो लेबर भी आएगी विलेजेस से और पीजेंट्स भी रहेंगे विलेजेस में। तो फाइनली कांग्रेस की एंट्री विलेजेस में हो जाती है और इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये थी होम रूल लीग। और इसके साथ साथ एक दो चीज़ और करते हैं। बाल गंगाधर तिलक आते ही लीडरशिप इनको मिल जाती है। तो ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन जब इतने सिग्निफिकेंट इवेंट्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी डोमिनेंट पोजीशन में है। तो दूसरा आता है फिर लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन ऑफ 1916, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ सेशन 1916 में अभी ये चाहते हैं कि वॉर ख़त्म होने वाली है। 1916 में ऑलमोस्ट पता चल जाता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, वॉर ख़त्म होने वाली है। लेकिन अगर फिर से वही लीग और कांग्रेस अलग अलग रही तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें इकट्ठी डिमांड प्रेजेंट करनी पड़ेगी और हमें सबसे पहले तो खुद को एक होना पड़ेगा कांग्रेस को। कांग्रेस इसमें क्या करती है? दो चीज़ें करती है। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इनटू कांग्रेस, सबसे पहले कांग्रेस खुद को एक करती है, अपने घर को संभालती है कि एक्सट्रीमिस्ट दोबारा लखनऊ सेशन में कांग्रेस में एडमिट हो जाते हैं। और दूसरा, गंगाधर तिलक मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट करते हैं जिसका नाम था लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट का क्या मेन कारण क्या थे? सबसे पहले इसके प्रोविजंस क्या थे? क्या क्या था लखनऊ पैक्ट में? कि हम ब्रिटिशर्स के सामने सिमिलर डिमांड रखेंगे कि हमें वॉर के बाद क्या चाहिए, है ना। इसी बेसिस पे तो चल रहा था सब कुछ कि वॉर के बाद कुछ रिफॉर्म्स आएंगे जिसमें हमें काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हमें सेल्फ रूल टाइप का कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें डिमांड तो इकट्ठी रखनी पड़ेगी ना। अब कांग्रेस कुछ मांगेगी और लीग कुछ मांगेगी तो ब्रिटिशर्स किसको देंगे? जो बाद में हमने देखा, बाद में काफ़ी ऐसे इवेंट हुए जहाँ पे खुद ही क्लियर नहीं है कि चाहिए क्या। कांग्रेस एक चीज़ डिमांड कर रही है, मुस्लिम लीग उसी चीज़ को अपोज कर रही है और ब्रिटिशर्स उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली उस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने कह दिया कि सबसे पहले इकट्ठी डिमांड रखो। 1927 की बात है ये, साइमन कमीशन की बात। उसके बाद उन्होंने कहा इकट्ठी डिमांड रखो। फिर नेहरू कमेटी बनती है जो नेहरू रिपोर्ट पेश करती है, लेकिन उसमें भी वो फेल हो जाते हैं इकट्ठी डिमांड रखने में, ठीक है। तो फाइनली इससे एक चीज़ होती है सेक्युलरिज्म। कांग्रेस कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म के लिए अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा सा बैंड पे लेके जाती है और इनके सेपरेट इलेक्ट्रेट के प्रिंसिपल को मान लेती है कि सेपरेट इलेक्ट्रेट ठीक है, हम मानते हैं आपका सेपरेट इलेक्ट्रेट, लेकिन हमें इकट्ठी डिमांड रखनी पड़ेगी। और डिमांड ये होती है कि काउंसिल्स में सीट्स बढ़ेंगी और इंडियंस की एंट्री बढ़ जाएगी। पहले क्या था? नॉन ऑफिशियल
मेजॉरिटी। सबसे पहले हमने देखा नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी। 1909 में हमने देखा जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे ऑफिशियल मेजॉरिटी है लेकिन अभी भी नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी है, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि अगले जो रिफॉर्म आए उसमें इलेक्टेड मेजॉरिटी हो, इलेक्टेड लोग सबसे ज़्यादा होने चाहिए और नॉन इलेक्टेड लोग कम होने चाहिए, ठीक है। और डिमांड करते हैं कि जो वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, समझ आ रहा है ना, वाइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें कम से कम आधे मेंबर्स इंडियन होने चाहिए, ठीक है। मान लो उसमें 8 मेंबर्स हैं तो कम से कम 4 हमारे होने चाहिए उसमें, ठीक है। और क्या डिमांड करते हैं कि मुस्लिम लीग की मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व रहेंगी सेंट्रल काउंसिल में 1/3, ठीक है। तो फाइनली कुछ डिमांड्स इसमें से मान ली जाती हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारी सीट्स आधी होनी चाहिए, 8 में से 4 होनी चाहिए, 4 तो नहीं मिलती लेकिन 3 मिल जाती हैं, 8 में से 3 जो हैं वो। लास्ट टाइम हमने देखा कि पहला बंदा जो इंक्लूड हुआ था 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। अभी 3 बंदे आ गए हैं हमारे, धीरे धीरे हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। दोनों काउंसिल्स में क्या होता है, हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है और इलेक्टेड मेजॉरिटी आ जाती है, ठीक है। क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ? ऊपर ऊपर से जा रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं लखनऊ सेशन में, ठीक है। तो अब डिस्कस कर रहे हैं तो पहले डिस्कस ही कर लेते हैं सारा। लखनऊ सेशन में ये होता है, उसके बाद हम पढ़ते हैं गांधी। थर्ड साइड से गांधी भी आ जाते हैं पिक्चर में। गांधी के बारे में क्या पता है आपको, कितना पता है? नॉन वायलेंस को ज़्यादा प्रमोट करते थे, ट्रुथ को प्रमोट करते थे, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे। स्वदेशी, यस हाँ, स्वदेशी भी उनका बहुत कार्डिनल फीचर है। चरखा, खादी, है ना, हाँ खादी तो आज तक चलता है उनका। हाँ, तो मेनली प्रमोट करते हैं खादी को, क्योंकि एक तो उससे क्या होगा, खादी से उनका मेनली मानना क्या था, खादी को प्रमोट करते क्यों थे? हाँ हाँ, नहीं मैं फ़िलहाल खादी में बात कर रहा हूँ। खादी में उनका ये बिलीव था कि एक तो लोकल प्रोड्यूस होता है और लोकल लेबर प्रोड्यूस करेगी तो कहीं ना कहीं विलेज में जॉब्स आएंगी और है भी इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। अगर इंडस्ट्रीज़ आती हैं बड़ी बड़ी तो वो मशीन्स के थ्रू फैब्रिकेट करती हैं क्लॉथ्स, उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट की डिस्ट्रक्शन होती है और लेबर भी वो कहीं ना कहीं मशीन्स के हैं, लेबर को जॉब्स उनकी खा जाएंगी। तो इसलिए वो चाहते थे कि हमें खादी प्रमोट करना चाहिए। और खादी का एक और मीनिंग है, खादी को चरखे से करते थे ना वो मेनली, तो उससे क्या है, आपको कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं लगेगी। वो खुद जब वो चलाते थे तो मेनली उस टाइम पे ये प्रोफेशन क्या थे, काफ़ी छोटे प्रोफेशन थे। और कांग्रेस में क्या पोजीशन थी, जितने भी अच्छे अच्छे उनके लीडर थे ऑलमोस्ट या तो लॉयर्स थे या फिर बाकी मेन प्रोफेशन के थे, लॉयर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स होंगे। लेकिन स्पेशली 30 से 40% उनकी पॉपुलेशन लॉयर्स ही थी और सारे वेस्टर्न एजुकेटेड थे। तो उनमें भी कहीं ना कहीं अगर फीलिंग लानी है आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, तो आपको कुछ खुद ऐसा करना पड़ेगा, है ना। वरना उनको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, खादी पहनने की या वो बस वाइट जो भी पहनते थे और वैसे साबरमती आश्रम में रहने की, है ना। अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चीज़ अपनाई बिकॉज़ इंडिया की पॉपुलेशन सफ़र कर रही है, तो मैं कैसे अपनी लाइफ को एक एंजॉयफुल बना सकता हूँ, छोड़ो उसको। हाँ हाँ हाँ, क्या? अच्छा, पता नहीं, मेरे को नहीं पता। अभी तो एक तो द हिंदू में लिखते हैं कभी कभी बेटे नहीं, बेटे के बेटे। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे उसी उन्हीं का पता, द हिंदू में लिखते, वो तो ठीक ठाक हैं, वो तो छोड़ो उसको। 1869 में इनका बर्थ होता है, पोरबंदर गुजरात।
कोई मतलब नहीं हमारे लिए कब होता है कहाँ होता है, वो बच्चों के काम है पढ़ना, ठीक है। हमें 1892 में जाते हैं ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, और वापस आते हैं 1915 जनवरी 9। इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारत दिवस, नोट कर लो, क्योंकि आजकल हमारी सरकार इस इवेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही है, तो प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रवासी भारत दिवस जनवरी 9, और मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी वापस आए थे। गांधी के फेवर में हो या ना हो, लेकिन गांधी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? पीएम को आज भी गांधी का नाम हर जगह लेना पड़ता है। किसका? हाँ, इतना हो या नहीं हो, लेकिन गांधी को तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अभी भी जहाँ पे भी जाते हैं गांधी की बात करते हैं, और करनी पड़ती है अगर आप फेवर में हो या नहीं हो, ठीक है। गांधी ऐसी पर्सनालिटी है इंडियन हिस्ट्री में जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। बाहर जितनी भी इमेज है हमारी गांधी के नाम से ही है, ठीक है। तो गांधी को अभी अगर आपको पिक्चर से हटाना है तो बहुत टाइम लगेगा। आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, आप खुद अगर उनकी 4 या 5 कोई स्पीचेस देख लेना, उसमें 4-5 में आपको गांधी का मेंशन मिल ही जाएगा। स्वच्छ भारत में भी वो गांधी का ही चश्मा है ना। मतलब कुछ भी कर लो। हाँ हाँ, इनका पार्टिसिपेशन रहा है। इसके बाद जब इनकी एंट्री होती है, इसके बाद गांधी जी का काफ़ी अच्छा रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो जाते हैं साउथ अफ्रीका, इससे पहले जाते हैं ब्रिटेन पढ़ने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डाइकॉटमी होती है इनके माइंड में। ये सब किसी बुक में नहीं मिलेगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी में है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो जाते हैं ब्रिटेन लॉ पढ़ने के लिए। बहुत ख़राब स्टूडेंट होते हैं, नॉनवेज कभी कंज्यूम नहीं किया होता, शादी हो गई होती है। वहाँ जाके काफ़ी माइंड में चीज़ें आती हैं कि नॉनवेज तो कभी कंज्यूम किया नहीं है, काफ़ी वीक होते हैं। तो इनके आसपास के दोस्त काफ़ी प्रमोट करते हैं कि तुम्हें खाना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मैंने खाया है, मैंने स्मोक भी किया है, मैंने वाइन भी पिया है, और मैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी गया हूँ, ठीक है। तो इन्होंने जितने भी सिंस कमिट किए हैं वो सारे इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्लेम किए हैं। काफ़ी कम लोग ये चीज़ कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी नेगेटिव साइड को छुपाते रहेंगे और अपनी पॉजिटिव साइड को दिखाते रहेंगे। तो अगर आप अपनी नेगेटिव्स भी सबके सामने ला पाओ या दिखा पाओ, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही हाई ऑर्डर के पर्सन हो, ठीक है। आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उससे भी हमारा कोई लिंक नहीं है। हमारा इनके साथ लिंक स्टार्ट होता है जब ये 1892 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। तो जाते क्यों हैं, क्या इशू था साउथ अफ्रीका जाने का इनका? हाँ नहीं, एक्चुअल में इनको केस मिलता है एक वहाँ पे। तो इतने अच्छे लॉयर होते नहीं हैं इंडिया में, शायद केस कम मिल रहे थे। तो एक साउथ अफ्रीका में केस मिलता है, तो सोचते हैं कि भाई चले जाना चाहिए, बड़ी मुश्किल से काम मिला है। तो दादा अब्दुल्ला नाम के एक मर्चेंट होते हैं, मेनली साउथ अफ्रीका में उस टाइम मेमन मुस्लिम्स थे। जितने भी मर्चेंट्स थे, ये सारे मर्चेंट कम्युनिटी है साउथ इंडिया की। साउथ अफ्रीका में काफ़ी बिजनेस था इनका, तो ये वहाँ पे रहते थे। साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे 3 टाइप के लोग थे। एक तो ब्रिटिशर्स, एक थे डच, और नेटिव्स या कलर्ड पीपल कहेंगे। ये आगे वाइट, ठीक है। और एक कलर्ड में कौन कौन आगे, एक तो आगे वहाँ के नेटिव्स जो ब्लैक पॉपुलेशन है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की जो अपनी पॉपुलेशन है ब्लैक है। एशियंस कुछ चाइनीज़ वगैरह होंगे या इंडोनेशिया वाले साइड के होंगे, और फिर इंडियंस। इंडियंस भी वहाँ पे 3 टाइप के थे। कोई ज़रूरत नहीं आपको कितने टाइप्स के थे, मैं बस आपको ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करके बता रहा हूँ।
कि 2 टाइप के लोग थे, एक तो ब्रिटिशर्स और एक वहाँ के नेटिव्स। और अगर आप ब्रॉडली देखें तो 3 ही टाइप के थे, एक तो यूरोपियन, एक तो वहाँ के नेटिव्स और एक एशियंस या इंडियंस। ठीक है, समझ आ रहा है ना। यूरोपियंस में आ गई ये दोनों, ब्रिटिशर्स और डच। जो पहले डच वहाँ पे सेटल हुए थे, जब केप ऑफ गुड होप वगैरह पता चल गया इनको ब्रिटिशर्स को, ये भी वहाँ पे सेटल हो गए बिजनेस के लिए। नेटिव्स जो वहाँ के लोकल लोग थे, और इंडियंस जिनको ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे लिया लेबर के लिए, कुछ को लेबर के लिए लिया। और जब लेबर गई तो मर्चेंट्स को भी लगा कि वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें भी जाना चाहिए। तो 3 टाइप के इंडियन थे वहाँ पे, एक तो मर्चेंट्स, एक थे इंडेंचर्ड लेबर और थे एक्स इंडेंचर्ड लेबर। क्या है इंडेंचर्ड लेबर? कौन होते हैं इंडेंचर्ड लेबर? इनके साथ मेनली क्या होता है, एक बॉन्ड साइन कर दिया होता है कि आपको हम इतनी सैलरी देंगे, आप इतने साल तक हमारे साथ ही काम करोगे। इनडायरेक्ट टाइप ऑफ बॉन्डेड लेबर। ठीक है, कफील सिस्टम के बारे में सुना होगा किसी ने। जितने भी लोग सऊदी वगैरह जाते हैं या कतर वगैरह जाते हैं, अभी कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, है ना, तो उसमें काफ़ी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पाए यूएन ने कि काफ़ी लेबर को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया। तो मेनली क्या होता है कफील सिस्टम में? कफील सिस्टम में ये होता है कि आप क्या करोगे, यहाँ से एक कंपनी के साथ अटैच होके जाओगे, फिर वो कंपनी आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जितनी आपको सैलरी मिलेगी वही देगी, आपके पासपोर्ट वगैरह वो जब्त कर लेंगे, आप छोड़ के आ नहीं सकते। तो इश्यूज़ क्या हैं इसमें? हाँ, कैदी नहीं कह सकते, स्लेव्स कह सकते हैं। स्लेव्स तो नहीं है। स्लेव्स क्यों नहीं है? क्योंकि स्लेव्स को सैलरी नहीं मिलती, इनको सैलरी मिल रही है कम से कम। लेकिन मान लो मुझे वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं पसंद आया, मैं छोड़ के आना चाहता हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। मान लो मेरे घर में कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि मुझे वापस आना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं आ पाता। मान लो, उनकी मर्जी है ना, फिर उन पर डिपेंड करता है। अगर भेज देंगे तो बहुत अच्छा है। मान लो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल में तो आपको उन पर डिपेंड रहना पड़ेगा कि भेजेंगे तो ठीक है, नहीं भेजेंगे तो ठीक है। आपके पास पासपोर्ट ही नहीं, आप क्या करोगे, कैसे जाओगे वापस? हाँ, ये अरब वाले एरिया में अभी भी होता है। और मान लो आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है और वहाँ जाके, तो भी आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी बॉन्ड साइन किया हुआ है। तो आपको उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। सेम केस था इंडेंचर्ड लेबर का। यहाँ से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, लेबर्स को बहला फुसला के लेके जाते थे। एक कोई वुमेन की एग्जांपल पढ़ी मैंने सुबह ही, तो उसको कहा गया यूपी से कि तेरे को बस कलकत्ता से शिप से जाना, 6 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे कोई यूरोपियन वुमेन है, उसकी बेटी की देखभाल करनी है, तेरे को 25 रुपये महीना मिल जाएगा। और वो 6 घंटे का कह के 6 हफ्ते का वो टूर था, जाके साउथ अफ्रीका पहुँच गए और फिर कभी वापस आ नहीं पाए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि हर बार आपको पता ही नहीं होगा। काफ़ी लोग अपनी मर्जी से भी जाते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी इंडिया में, काम था नहीं। अभी आप देखते हो, जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा वेस्ट इंडीज़ में, है ना, देखते क्रिकेट? नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो वेस्ट इंडीज़ की मोस्टली पॉपुलेशन क्या है, वो यहाँ से ही गए हुए हैं। यहाँ तो एशियंस हैं, बाकी एशियंस हैं या फिर इंडियंस हैं। ठीक है, उनके प्लेयर्स के नाम भी वैसे ही होते हैं, निकोलस पूरन, है ना, आधा इंडियन और आधा फॉरेनर। ठीक है, सैमुअल बद्री। हाँ मतलब वहाँ का कल्चर ही वैसा है कि वहाँ पे नेटिव पॉपुलेशन बहुत कम थी। ब्रिटिशर्स को दिखे खाली जगह और उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब हम खेती करेंगे, खेती करने के लिए चाहिए लेबर, तो जाएंगे कहाँ से? इंडिया से। ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे लेबर भेजी? मेनली श्रीलंका में काफ़ी लेबर भेजी है। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ वाला एरिया, कैरिबियन आइलैंड्स। ठीक है, फिजी का नाम सुना होगा, फिजी ऑस्ट्रेलिया के पास में कंट्री है। ऑलमोस्ट उसकी 80% पॉपुलेशन इंडियन है।
और उनका पीएम भी इंडियन ही है, और उनका जो चीफ जस्टिस है वो पहले इंडिया का चीफ जस्टिस रह के रिटायर हुए यहाँ से और फिर वहाँ पे चीफ जस्टिस बने हैं। मॉरिशस पता होगा सबको, यहाँ से थोड़ा सा इधर हो जाओ तो मॉरिशस आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये मॉरिशस, ये इंडिया ना, मॉरिशस। यहाँ पे भी सेम था कि इंडियंस को उठा के लिया एज ए लेबरर और वहाँ पे ही सेटल हो गए, फिर कभी आने की ना ही इच्छा हुई ना ही आ पाए, ठीक है। तो सेम था इंडेंचर्ड लेबर्स के साथ, इनको लेके जाते थे और इनके साथ काफ़ी एट्रोसिटीज़ होती थी, अच्छी कंडीशंस नहीं थी, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, ना ही खाने की कंडीशन अच्छी थी, ना ही लिविंग कंडीशन अच्छी थी। और एक्स इंडेंचर्ड लेबर कौन है? जब आपका बॉन्ड ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद जो वहीं पे सेटल हो गए वो आगे एक्स इंडेंचर्ड लेबर, और मर्चेंट्स तो हैं ही अलग से, ठीक है। ये किसी के साथ इनका कोई बॉन्ड नहीं है, जब मर्जी आ जा सकते हैं, ये अपनी मर्जी से रुके हुए हैं क्योंकि इनके पास वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। तो गांधी जी ऐसे ही एक मर्चेंट दादा अब्दुल्ला का कोई केस था, उसको लड़ने गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे जाके इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स की कंडीशन इंडियंस की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, है ना। तो 2 फेज थे इनकी एक्टिविटी के। (1892 से 1906, जिसको हम कहेंगे पैसिव फेज, और 1906 से 1914 जिसको हम कहेंगे एक्टिव फेज। इसमें ये मेनली क्या कर रहे थे, इन्होंने कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं किया, वायलेंट तो ये वैसे भी नहीं करते थे, लेकिन मेनली प्रोटेस्ट कम किए। इनको भी वही मॉडरेट्स वाली फीलिंग थी इस टाइम पे, लगता था कि ब्रिटिशर्स अगर हम ब्रिटेन तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएँ, जो वहाँ पे सरकार है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे फेवर में काम करेंगे। आखिरकार हम है तो उनके ही सिटीज़न ना, अगर ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके ही सिटीजन्स हैं, तो उनका मतलब दायित्व है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करना, हमारे कंसर्न्स को जानना और हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन इनका बिलीफ भी जब टूट जाता है, जब ये देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, अगर किसी को लगता था कि वायलेंट रिवॉल्ट से हम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हैं, तो ये मिथ भी इस पीरियड में इनका टूट जाता है। तो ये देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे इस टाइम पे। इश्यूज़ मेनली क्या थे, इंडियंस के साथ तो जो थे ही थे, ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। वो हम मेनली डिस्कस करेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉपिक आएगा हमारा साउथ अफ्रीका का, तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटा अगर बात करें तो जो ब्रिटिशर्स के एरिया थे और जो ब्लैक्स के एरिया थे वो डिवाइड थे। आप उनके एरिया में रह नहीं सकते, ठीक है, आप आपस में शादी नहीं कर सकते, आप एक टाइम के बाद आप रोड पे दिख नहीं सकते, आपको इतने टाइम में ही अपने एरिया में वापस जाना है, ठीक है। और भी काफ़ी एट्रोसिटीज़ थी उन पे, पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, वोट नहीं कर सकते थे स्टार्ट में, फिर धीरे धीरे उनको राइट्स मिले। तो फाइनली गांधी जी क्या करते हैं, नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं ताकि इंडियंस को यूनाइट किया जा सके और कॉमन डिमांड्स रखी जा सकें। टोलेस्टॉय फॉर्म बनाते हैं, मेनली कुछ रेवोल्यूशनरीज, जब इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट की तो उनके रेवोल्यूशनरीज़ के रहने के लिए कुछ फॉर्म्स एरिया चाहिए था, तो वहाँ पे इन्होंने टोलेस्टॉय फॉर्म स्टार्ट किए। और फिर एम्बुलेंस कॉप्स इन्होंने स्टार्ट की, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की। मेनली बोयर वॉर हुई थी, बोयर वॉर का नाम सुना होगा, 1899 से 1902 के बीच में। इसमें इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी। क्या थी ये बोयर वॉर? इंडियंस का इसमें कोई रोल नहीं है, ब्लैक वर्सेस वाइट लड़ रहे हैं, जो ब्लैक्स हैं वर्सेस ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो गांधी जी ने एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करके किसकी हेल्प की? नहीं, वाइट्स की।
क्यों? क्योंकि इस फेस में गांधी जी को लगता था कि ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं हमारे फेवर में है, अगर हम उनके तक अपनी डिमांड पहुंचा देंगे तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करके ब्रिटिशर्स की हेल्प की, जो वाउंडेड ब्रिटिशर्स थे, सोल्जर्स थे, उनकी हेल्प की। सेम दोबारा इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड की जब जुल्लू वॉर हुई। जुल्लू एक एरिया है साउथ अफ्रीका का, वहाँ का ट्राइब का नाम भी जुल्लू है। तो उन्होंने भी जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा तो उसमें भी इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस दी ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से इनको केसरे हिंद का टाइटल मिला। और फिर ये फाइनली उसको छोड़ते हैं जब जलियांवाला बाग होता है, ठीक है, उस टाइटल को रिनाउंस कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ब्रिटिशर्स की मदद की थी। तो इससे दो चीज़ें तो कंफर्म हो जाती हैं इनको। एक तो सबसे पहले कि वायलेंट रिवॉल्ट से तो हम ब्रिटिशर्स को नहीं भगा सकते। बोयर वॉर में भी ब्लैक्स ने यही ट्राई किया कि वायलेंस करके हम ब्रिटिशर्स को भगा देंगे, डायरेक्ट लड़के हम ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। और जुल्लू वॉर में भी उन्होंने यही ट्राई किया कि वायलेंस करके हम ब्रिटिशर्स को भगा देंगे, लेकिन फाइनली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं गांधी जी को भी पता चल जाता है कि अगर इंडिया में भी अगर हम वायलेंस करके ब्रिटिशर्स को भगाने का ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती करेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है वायलेंस करके कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर को भगाना, ठीक है। तो 1906 के बाद ये काफ़ी केसेस उठाते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, जिसमें एक लॉ आता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का। में लॉ निकालते हैं कि जितने भी एशियंस और ब्लैक्स हैं उनको सभी को अपने रजिस्टर करवाना है खुद को, और जहाँ पे भी वो जाएंगे उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आज के टाइम पे मान लो आधार कार्ड कि आर्मी आपका हर जगह आधार कार्ड चेक करेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था, गांधी जी ने मना किया कि हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे, हमारे पास भी वैसे ही राइट होने चाहिए फ्रीली घूमने के जैसे आपके पास हैं, आप हम पे ऐसे एट्रोसिटीज़ नहीं कर सकते। तो फाइनली इन्होंने इसके अगेंस्ट स्टार्ट की मूवमेंट और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन। ठीक है, एक ये इवेंट था जहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और दूसरा इवेंट था कि फ्री मूवमेंट। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दी कि इंडियंस जो हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्रोविंस टू अदर। ऐसा नहीं है कि एक प्रोविंस में नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे मेनली 2 प्रोविंस थे, 3 प्रोविंस जो भी थे, जितने भी थे, एक नटाल था, एक ट्रांसवाल था, ठीक है, और एक जुल्लू एरिया था। तो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट की और इंडियंस को लेके नटाल से ट्रांसवाल में क्रॉस किया और ब्रिटिश के रूल को डिफाई किया कि आप ऐसे ही कुछ भी लॉ लेके आएंगे, हम वो नहीं मानने वाले जब तक आपका लॉ जस्ट नहीं है, ठीक है। मतलब लॉ के पीछे अगर कोई जस्टिफिकेशन है तो ठीक है, अगर बिना मतलब के कुछ भी लेके आओगे वैसा थोड़ी हम आपकी बात सुनने वाले हैं। 2 मूवमेंट्स हो गई, और थर्ड मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की मैरिज पे। एक लॉ निकाल लिया उस टाइम पे कि जितने भी वहाँ पे शादियाँ होती हैं उनको क्रिश्चियन राइट्स के तरह शादियाँ करनी पड़ेंगी, और फिर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे इंडियंस में क्या होती हैं, कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती शादियों की, है ना, 7 फेरे होंगे और होगी शादी। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्रिश्चियंस में आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ भी लड़ा कि ये हमारी वुमेंस की डिग्निटी के अगेंस्ट है, आप कैसे कह रहे हो कि हमारी वुमेंस की शादी आप नहीं मानोगे, हमारे अपने राइट्स हैं, आपके अपने राइट्स हैं, आपको इस पे भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। फाइनली इन सब इश्यूज़ पे गोखले इंडिया में काफ़ी मूवमेंट चलाते हैं, और उस टाइम के लॉर्ड वाइसरॉय हर्डिंगे के पास भी जाते हैं गोखले, और पब्लिक ओपिनियन भी क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। उसी टाइम पे गांधी जी ये प्रोक्लेम करते हैं कि गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, ठीक है। किसके साथ?
गोखले 1915 में मर गए थे, साबरमती आश्रम के 1930s में जा क्या है। ये गांधी जी के से आते हैं हाँ तो अपना वर्ल्ड किसी पास उसको गोखले के पास रहते हैं पता नहीं। सिखा किसके थे ये वर्ल्ड हाँ गोखले ही इनके पॉलिटिकल गुरु थे, मेनली उन्हीं की आइडियोलॉजी पे ये कहीं ना कहीं वर्क करते थे। तो ये कुछ इश्यूज थे जिन पे गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में 2-3 चीज़ें सीख ली। एक तो जब इन्होंने ये सब चीज़ें की, इसमें एक चीज़ कॉमन थी, पैसिव रेजिस्टेंस या फिर मास मूवमेंट। ठीक है, लोगों की हेल्प से इन्होंने अनजस्ट जितने भी लॉ थे सभी को वापस करवा दिया। और यहाँ पे क्या था जुल्लू वार में, वायलेंस। वायलेंस से अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नॉन वायलेंस से अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि एक साथ आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको धीरे धीरे ही कंसेशंस मिलेंगी। ठीक है, आप कहोगे कि एक ही बार में आज़ादी मिल जाएगी, वैसे नहीं मिलने वाली। तो गांधी जी ने वही पूरी आइडियोलॉजी इंडिया में आके स्टार्ट की, जो उन्होंने वहाँ पे सीखा वो उन्होंने इंडिया में आके इम्प्लीमेंट किया। धीरे धीरे ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स हुए। जैसे 1919 एक्ट में कुछ मिलता है, उसके बाद 29 में नेहरू रिपोर्ट आती है, और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, 1935 एक्ट आता है, और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। और मूवमेंट्स चलाते हैं वो ऑलमोस्ट हर डिकेड में। 1920 में मूवमेंट चली, 1930 में मूवमेंट चली, विद द हेल्प ऑफ पीपल। ठीक है, अकेले लड़ोगे तो बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन अगर लोग आपके साथ लड़ेंगे तो आप अपनी बातें मनवा सकते हो। ये कुछ टीचिंग्स थी, और इन्हीं सब आइडियोलॉजीज़ को उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। क्या है सत्याग्रह? सच के रास्ते पे चलना। एक तो हमेशा सच के रास्ते पे चलना है, दूसरा वायलेंस का यूज़ नहीं करना है, तीसरा वो इसमें नहीं था। वैसे तो बहुत कुछ थी उनकी टीचिंग, सत्याग्रह में क्या क्या आता है। झूठ नहीं बोलना और सच के रास्ते पे चलना ऑलमोस्ट मुझे लगता है सेम ही है। किसी को हर्ट नहीं करना। उनका ये था कि आपको ईवल के अगेंस्ट लड़ना है, ईवल डोयर के अगेंस्ट नहीं लड़ना। मतलब ब्रिटिशर्स आप पे अगर एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं तो आपको ब्रिटिशर्स के लिए हेट नहीं पैदा करनी है। हाँ, आपको जो उनके काम है उनके अगेंस्ट काम करना है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आपने काम नहीं करना है। जो उनके काम है उनके अगेंस्ट आप बात करेंगे। ठीक है, ईवल ख़त्म होना चाहिए, ईवल डोयर नहीं। ठीक है, इंसान को सुधारा जा सकता है अगर उसके अंदर से ख़राब चीज़ें निकाल ली जाएं तो। ये कुछ टीचिंग्स थी गांधी की। फाइनली हम लिखते हैं अभी। हाँ हाँ ठीक। कहाँ तक लिखा था आपने? जिमरमैन प्लान। नेक्स्ट लिखिए इंटरवॉर पीरियड। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। हाँ कोई नहीं। इंटरवॉर पीरियड। सबसे पहले लिखे 1914। तिलक रिलीज फ्रॉम जेल and the start of World War I. Tilak released from jail and the start of World War I gave a fresh, impetuous, impetuous impetuous to freedom struggle. नेक्स्ट लिखिए 1915। ड्यूरिंग 1915 तिलक एंड Annie Besant
popularized the idea of home rule and want Gandhi want Congress to announce home rule movement in next session. Full stop. But Congress in its 1915 session proclaimed first revival of local Congress committees, second extremists to be admitted into Congress, third program of educative propaganda, program of educative propaganda. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए disappointed by the unannouncement of Home Rule League in Congress session, Tilak and Annie Besant started their separate Home Rule League, which demanded first Indians supported the involvement of Indian troops in World War I, even though it did not directly involve Indian interest. Second point, they hoped hoped that British would repay Indian loyalty with genuine devolution of power that is home rule once the war was over. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए द होम रूल लीग aimed to raise political consciousness and a number of public speeches plays and libraries
were set up during this period. Were set up during this period. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए परहैप्स फॉलोइंग द मूवमेंट against partition of Bengal, this was the second major mass movement. Second major mass movement initiated by Congress leaders and aimed to build pressure on the British to accept Indian demands once the war was over. नेक्स्ट लिखिए 1916 लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस. In this session, moderates and extremists were reunited, and after a decade of hibernation, after a decade of hibernation, हाइबरनेशन क्या होता है? नहीं, भालू एक्चुअली सो जाते हैं ना विंटर्स में, कुछ एक्टिविटी नहीं करते, उसको कहते हैं हाइबरनेशन, कि तुम कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे. ठीक है, तो आफ्टर ए डिकेड ऑफ हाइबरनेशन 1907 से 1916 तक कांग्रेस ने कुछ खास काम किया नहीं, टूटी ही रही. लेकिन आफ्टर ए डिकेड ऑफ हाइबरनेशन कांग्रेस वाज रिवाइटलाइज्ड as the major instrument of Indian nationalism. Indian nationalism. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए दिस सेशन also saw the Lucknow Pact between Congress and Muslim League full stop. This was also called Tilak Jinnah Pact. हाँ, इसी का नाम था तिलक जिन्ना पैक्ट. हाँ, लखनऊ सेशन. लखनऊ सेशन में दो चीज़ें हुई, एक तो एक्सट्रीमिस्ट दोबारा कांग्रेस में आ गए, और फिर लखनऊ सेशन में ही साइन किया गया लखनऊ पैक्ट. ठीक है, और लखनऊ पैक्ट में क्या था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट हुआ था, उन दोनों में एग्रीमेंट हुआ था, और उसी पैक्ट हाँ सेम डिमांड करेंगे. ठीक है, और इसी पैक्ट को कहा गया तिलक जिन्ना पैक्ट. तिलक कांग्रेस के लीडर थे और जिन्ना मुस्लिम लीग के. फुल स्टॉप. इट स्टेटेड फर्स्ट पॉइंट, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग would make joint demands to the British,
Next point, after the war, a genuine self-government would be established in India, would be established in India. Third, the Congress recognize the Muslim League's position on separate electorate, and last, the 1/3 reservation for Muslims, 1/3 reservations for Muslims in central legislature. हाँ, नेक्स्ट लिखिए सिग्निफिकेंस इसी की। हाँ, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट रिप्रेजेंट a genuine attempt by Congress to address the insecurities of Muslim League and strengthen the freedom struggle. Muslim League and strengthen the freedom struggle. Freedom struggle. तो इनडायरेक्टली उनके टाइम मुस्लिम्स के पास उस टाइम भी वैसे ही फेयर्स थे जो आज के टाइम पे हैं, कि अगर उनको उस टाइम पे लगता था कि अगर सेल्फ गवर्नमेंट आई तो क्या होगा। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या, उनको लगता था हिंदू राज, कि कहीं ना कहीं हिंदू हम पे राज करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसलिए उन्होंने अलग से अपनी रिप्रेजेंटेशन रखते थे कि हाँ। तो इन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि अगर हमें इकट्ठी डिमांड रखनी है तो उन्होंने कहा दो चीज़ें तो आपको माननी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट, ताकि हम लोग खुद अपने लिए वोट करेंगे, और दूसरा हमें रिजर्वेशन मिलेगी सेंट्रल लेजिस्लेचर में, कि ऐसा नहीं है कि सारी सीटें आप ही जीत जाओगे क्योंकि आपकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, तो आपके साथ इकट्ठी डिमांड करके हमें क्या मिलने वाला है, तो कम से कम हमें रिजर्वेशन चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द नेगेटिव सिग्निफिकेंस वर, हाँ नेगेटिव सिग्निफिकेंस, हाँ नेगेटिव, the negative significance was that the pact indirectly gave recognition to the policies of Muslim League and brought about about an unhealthy mix of religious and political issues, unhealthy mix, mix of religious and political issues, which was to have long-term impact, on the freedom struggle. हाँ, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो कांग्रेस ने गलती क्या कर ली कि उनकी डिमांड्स मान ली, डिमांड्स मान के उन्होंने, एक्चुअली वो चाहते थे कि हाँ हम इकट्ठी डिमांड्स पेश करें, हम इनके जो फेयर्स हैं उनको दूर हटाएं, लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने पॉलिटिकल इशू और रिलीजियस इशू को मिक्स कर दिया। ठीक है, पॉलिटिकल इशू था कि हमें आज़ादी चाहिए या हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन इनके रिलीजियस इशू थे कि हमारा क्या होगा, है ना। अब इनको रिजर्वेशन मिल गई है तो धीरे धीरे यही चीज़ें आगे बढ़ती गई और फिर कहीं ना कहीं इनकी डिमांड फाइनली पाकिस्तान तक पहुंच गई। ठीक है,
मुस्लिम्स की डिमांड यहीं धीरे धीरे, मुस्लिम्स की तो नहीं कहेंगे, मुस्लिम लीग की कह सकते हैं, कि सारी पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स को मुस्लिम लीग को वोट नहीं करती थी। काफ़ी अच्छा सबस्टेंशियल पार्ट तब भी कांग्रेस को ही वोट करता था उस टाइम पे भी। लेकिन मुस्लिम्स के जो थे, हाँ नहीं, मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं सपोर्ट करते थे। लेकिन देखो ना, मुस्लिम लीग एक पार्टी है, उसने कहा कि मुस्लिम्स के लिए सीट रिजर्व रहनी चाहिए 1/3। मुस्लिम्स के लिए रिजर्व रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम लीग के लिए रहेंगी। मुस्लिम आ सकते हैं उस पोजीशन में, लेकिन चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, आना वहाँ पे मुस्लिम ही है। हाँ, तो जब अगर दोनों के कैंडिडेट लड़ेंगे मुस्लिम ही, तो कंपटीशन तो होगा, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मुस्लिम लीग का कैंडिडेट ही हमेशा जीता था, कांग्रेस के कैंडिडेट भी काफ़ी बार जीते थे। तो इनडायरेक्टली कांग्रेस की अच्छी स्टैंडिंग थी मुस्लिम्स के बीच में भी, चाहे मुस्लिम लीग खुद को अपनी अलग पार्टी बनाई हुई थी इसी बेसिस पे कि हमें अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन फिर भी कांग्रेस में कांग्रेस का अच्छा होल्ड था उन पर। ठीक है, बाकी कल करते हैं। हाँ, आज के टाइम पे कह सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा, गुलाम नबी आज़ाद क्यों, उन्होंने तो अभी छोड़ दिया है। हाँ, बहुत रेयर है, मुश्किल है, क्योंकि वो ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। जब इतने बड़े लीडर है, आपने एक्सपेल कर दिए गए हो या खुद ही छोड़ दिया गया है, आसानी से तो कोई छोड़ता नहीं है। उसने कुछ डिमांड रखी होंगी जो पूरी नहीं हुई तो उसको छोड़ना पड़ा। तो अभी इस एज में वापस जाना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। चले जाएंगे तो वो बेनिफिट है कांग्रेस के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और काफ़ी लीडर हैं उनके पास, सलमान खुर्शीद हैं, हाँ, और भी बहुत हैं। यहाँ पे कश्मीर में भी काफ़ी लीडर हैं। ठीक है।